नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। काफी भीड़ भी देखी जा रही है। जिस तरीके से उनका कारवां आगे बढ़ रहा है और लोगों का जो हुजूम है वो जो उनके साथ चल रहा है, उससे कम से कम ये लगता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो इस समय बिहार में सबसे लोकप्रिय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि जो उनका वोटिंग अधिकार है, वोट डालने का जो अधिकार है, वो उनसे छीना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही उनके वोट के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो भीड़ दिख रही है, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से वो पीएम सीएम बिल का मुद्दा और करप्शन का मुद्दा रेज किया। उसके बाद उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा भी रेस किया। तो इस बार अभी आज 22 अगस्त के दिन आज एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि आज किसको एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है या किसका पलड़ा भारी है, एनडीए का या इंडिया ब्लॉक का। और क्या इस वोट अधिकार यात्रा से इंडिया ब्लॉक को वाकई में वोटों के सेंस में क्या उनको वाकई में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ फैजान अहमद है वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। अशोक जी से शुरू करूंगी। अशोक जी, किस तरीके का रिस्पांस राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहा है? राहुल और तेजस्वी एक साथ, और जो एक बढ़ता हुआ हुजूम हर दिन जो दिख रहा है, उसके मायने क्या है इस समय? पहला तो ये रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्प्रेसिव है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है। अभी से ये अनएक्सपेक्टेड था, ह्यूज रिस्पांस। अब ये रिस्पांस जो हो रहा है, इसका फायदा, उसका क्या फायदा महागठबंधन को कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? ये जो अधिकार वोट अधिकार यात्रा है, वो शुरू हुआ वोट के कि आप मेरा वोट चोरी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि हम वो, और आरोप ये है कि आप विरोधी पक्ष के वोट का चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि हमारा वोट आप चोरी कर रहे हैं, हमको अपने अधिकार से छीनना चाह रहे हैं, मेरा जो वोटिंग राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आप हमसे छीनना चाह रहे हैं। ये यात्रा शुरू हुई, इसकी कहानी हम लोग 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, कैसे जून से शुरू हुई, अचानक शुरू हुई और किस स्टेज तक पहुंच चुका है। बीच में इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी मेरे ख्याल से डिजास्टर्स था, उसमें भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो सरकार चाह रही थी या जो इलेक्शन कमीशन चाह रही थी। तो वोट अधिकार यात्रा का रिस्पॉन्स बिहार में बहुत ही अच्छा है। अब सवाल ये है कि इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये वोट में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है कि ये इससे कम से कम महागठबंधन को एक नया किक मिला है। वो इसके वोट में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ गई है। अब इसमें 2 बातें ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि पहला, कि जो वोट्स थे अभी बिहार में, वो एनडीए का नीतीश कुमार जी का वोट था, ईबीसी, कुर्मी, कोइरी और महादलित का जो वोट नीतीश कुमार ने जो नर्चर किया था 2005 से अभी तक, वो उनके साथ इंटैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके जो रिस्पॉन्स में जो लोग आए हैं, जिनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया गया है, जिनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिया गया है, या इस तरह की बातें चल रही है, 65 लाख लोगों का, तो इलेक्शन कमीशन का बयान है कि 65 लाख लोगों का बयान है। यहाँ एक ध्यान देना होगा कि 15 से 20 हजार के ही डिफरेंस पे पिछले बार बीजेपी एनडीए और बीजेपी महागठबंधन में वोट का डिफरेंस था। तो 65 लाख वोट जो होता है काफी ह्यूज वोट होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसका इम्पैक्ट, अब वो जो वोटर हैं जो इसके राहुल गांधी के, तेजस्वी के यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ नीतीश लालू प्रसाद या महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल के सिर्फ ही वोटर्स ही उसमें नहीं है। वो दलित दलित पिछड़े जो वीकर सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मार्जिनलाइज सोसाइटी कहते हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल है। क्योंकि इस तरह की भीड़ आप ट्रक, बस या इस सब से आप लाद के नहीं ला सकते हैं, ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसका इम्पैक्ट वोटिंग पे भी पड़ेगा, खास करके ऐसे सेक्शन ऑफ वोटर्स पे जो आज तक नीतीश कुमार क्लेम करते रहे हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो कितना परसेंटेज इधर से इधर वोट हो रहा है। लेकिन महागठबंधन को इसका फायदा इन वोटर, पर्टिकुलरली इन वोट बैंक में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये ही लोग हैं सॉरी, जो यात्रा में शामिल हैं और जिनसे इतनी भीड़ आपको दिखती है। इसमें कोई आपको
उच्च जाति अपर कास्ट के ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। इसमें जो भीड़ का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगी, तो उसमें महिलाएँ हैं, दबे, कुचले, पिछड़े लोग ज़्यादा हैं उस भीड़ में और वो शहर, गाँव से निकल रहे हैं। तो लगता है कि इसका इम्पैक्ट कम से कम उन वोटर्स के बीच में इस यात्रा से महागठबंधन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी प्रसाद यादव को और लेफ्ट को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं फैज़ान जी के पास आती हूँ कि फैज़ान जी, ये जो यात्रा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या राहुल की पॉपुलैरिटी पर आरजेडी डिपेंडेंट है या आरजेडी के ऊपर कांग्रेस डिपेंडेंट है? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो फ़ायदा, क्योंकि नॉर्मली होता है कि कहा जाता है कि वोट्स ट्रांसलेट नहीं करते हैं, मतलब फ़ायदा वोट्स का ट्रांसफर नहीं होता है। इस बार क्या वोट्स ट्रांसफर होते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो? देखिए, कांग्रेस तो यहाँ बिहार में पिछले 30 सालों से डिपेंडेंट है आरजेडी पर। लेकिन अब कुछ पिक्चर बदल रही है, क्योंकि पिछले कम से कम 4-5 सालों में कांग्रेस की एक अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के और भी हिस्सों में। और ख़ास तौर से बिहार में इसलिए भी कि क्योंकि अभी जो राहुल गांधी के लीडरशिप में वोटर ये यात्रा जो निकल रही है, उससे पार्टी का मोरल भी बढ़ा है। सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है और उसको जो रूलिंग क्लास है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने अपना एक बहुत बड़ा चंक भी और नया बनाया है और उसमें मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि इसमें यूथ काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर से ये इनकी रैली में देखिए, ये रैली में स्पॉन्टेनियस अटेंडेंस है, लोग पार्टिसिपेशन है और बहुत ही एंथुसियास्टिक और यूफोरिक रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। तो ज़ाहिर है कि मुझे लगता है कि ये अगर इलेक्शन का इसे एक चुनावी मुद्दा बनता है, वोटर चोरी अगर एक चुनावी मुद्दा बनता है, जो कि बनता नज़र आ रहा है इस यात्रा के बाद से, तो इसका फ़ायदा महागठबंधन को ही होगा। और जो अभी जो कह रहे थे कि कांग्रेस को जैसे, क्योंकि कांग्रेस तो देखिए हमेशा सेकंड फिडल यहाँ किया है वो आरजेडी का। अभी कुछ महीने पहले तक भी इस तरह की बातें हो रही थी कि कांग्रेस को शायद आरजेडी उतनी सीटें भी ना दे जितनी पिछली मरतबा, यानी पिछली मरतबा उन्होंने 70 विधानसभा सीटें दी थी और 19 में ये जीते थे। तो इस तरह की बात आ रही थी क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 10% से भी नीचे है, तो हो सकता है कि इनको इस बार कम सीटें दी जाए, 40-85 दी जाए। लेकिन अब आज की तारीख में अब ये सिचुएशन बदल गई है, अब पिक्चर बदल गई है और कांग्रेस को 40-50 सीटों पर वो लटका देने का और टरका देने वाली जो बात हो रही थी, वो अब नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपने सही कहा कि कांग्रेस, ये सॉरी, तेजस्वी यादव कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो है ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार राहुल गांधी है। और राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी ने पिछले 10-12 सालों में बहुत सी यात्राएँ निकाली हैं और जहाँ-जहाँ भी उन्होंने यात्राएँ निकाली हैं, वहाँ के रीजनल लीडर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या वहाँ के लोकल लीडर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें और चाहे महाराष्ट्र की बात करें। वहाँ के जो पार्टियों के रीजनल पार्टी के लीडर हैं, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, कांग्रेस को उतना फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा। लेकिन यहाँ बिहार में चूँकि इस मुहिम को जो ये यात्रा चलाई जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी लीडरशिप राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी लीड में है और तेजस्वी यादव हो या सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के लीडर हो, विकासशील इंसान पार्टी के लीडर हो, ये लोग उनके पीछे हैं। तो यानी यहाँ लीडरशिप जो है वो राहुल गांधी के हाथ में है, सुन के तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है। हालाँकि ये मुझे लगता है कि जब जब सीटों के बँटवारे की बात आएगी तो फिर आरजेडी का ही अपर हैंड होगा। इसलिए अपर हैंड होगा कि क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है
कांग्रेस उसके बाद उसका नंबर है, कांग्रेस नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन बिहार में उसकी वो हैसियत अभी तक नहीं बनी है कि वो आरजेडी के बराबरी कर सके। लेकिन फिर भी इस यात्रा ने मोरल बूस्टिंग किया है कांग्रेस वालों का भी, और वो कांग्रेस वाले अब किसी भी तरह से दब के या उनसे नीचे रह करके वो आरजेडी से बात नहीं करेंगे। वो अब अपना हक मांगने के लिए सामने से उनका अपना हक जताएंगे कि मुझे इतनी सीट मिलनी चाहिए। और खास तौर से इस वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से पब्लिक का इंतजाम, पब्लिक आज आ रही है इसलिए नहीं कि वो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी का चेहरा देखना चाहती है, वो इसलिए आ रही है कि इन लोगों ने एक इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम मुद्दा उठाया है, जो मुद्दा बिहारियों के दिल को छूता है। वोटिंग राइट, मताधिकार, मताधिकार का अगर छीन जाए, अगर या उसमें कोई कमी आ जाए या उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और देखिए नीरू जी, मुझे कहने में कोई भी वो आज नहीं है कि पहली बार पहली बार कोई, यानी कास्ट से अगर हम लोग थोड़ा सा हट के देखें, तो पहली बार एक ऐसा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है जो सचमुच हर वोटर को, जो भी 18 साल की ज्यादा से उम्र का वोटर है, हर एक को टच करता है, हर एक को अफेक्ट करता है। अगर वो ये कन्विंस हो जाए इन लोगों की बातों से कि भाई इलेक्शन कमीशन या बीजेपी या जो भी हो उनका वोट का अधिकार छीन रहे हैं, तो वो ऐसी हालत में उन लोगों के खिलाफ बहुत जोर शोर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अशोक जी, ये तो इंडिया ब्लॉक की बात रही कि ठीक है, उनको एक उनका पल्ला भारी दिख रहा है, उनके साथ एक वोटर सेंटिमेंट नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए की जब हम बात करते हैं तो एनडीए किस पोजीशन में नजर आ रही है, और क्या एनडीए इस बार प्रशांत किशोर के ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रशांत किशोर कितने वोट्स काटेंगे, उस पर डिपेंड करता है? और किस तरीके की सुगबुगाहट है एनडीए के कैंप में इस वोटर अधिकार यात्रा को देखकर? आई एम श्योर वो लोग नर्वस तो होंगे, उनके लिए चिंता बढ़ी होगी कि ये एक इतना जो क्राउड हुजूम दिख रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीछे, तो जाहिर सी बात है कि लोग एनडीओ को तो इतना नहीं पूछ रहे होंगे ग्राउंड पर। देखिए, एनडीए जो जो ग्रुप है वो अभी डिफेंसिव पे डेफिनेटली आगे वोटर अधिकार यात्रा से पहली। दूसरी बात, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनडीए का जो अपना एजेंडा है, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, ये इस तरह का जो उनका जो सो कॉल्ड कम्युनल एजेंडा है, जिसको नहीं, चाहते हैं आज कोड यूज। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाया भी था और जी, जी। पीएमसीएम बिल वाला भी उठाया। हाँ, तो वो ये सब मुद्दे को वो उठाते रहे हैं और उठाएँगे। वो चाहेंगे कि ये जो जनता है वो इस सब मुद्दे में उलझ के रह जाए, घुसपैठिया वाले मुद्दे में और बेसिक मुद्दा यहाँ से हट जाए। अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कई मुद्दे हैं शिक्षा का, हेल्थ का या अदर एम्प्लॉयमेंट का, माइग्रेशन का, ये सब मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में। पहले से भी ये गठबंधन उठा रहा है और पहले से भी उठा रहे हैं। बढ़ते हुए क्राइम का बिहार में, तो ये सब मुद्दा उठा रहा है। लेकिन एक ओवरराइडिंग फैक्टर जो अभी बनता जा रहा है, जो दिख रहा है कि वो बनता जा रहा है, वो है कि हमारा आप इलेक्टोरल राइट, जो हमारा वोटिंग राइट है, उसको आप इंक्रोच कर रहे हैं, उसको आप हमको डिनाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है और इसका वोटर्स पे इम्पैक्ट भी होता जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले कहा कि पर्टिकुलर ब्लॉक में इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा या दिखना चाहिए मुझे मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब मुद्दे बन रहे हैं और ये इनका इम्पैक्ट एनडीए को ये लग रहा है कि अगर हम ये मुद्दा आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, जो घुसपैठिया वगैरह का, तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो एनडीए डेफिनेटली डिफेंसिव पे है और वो कोशिश करती रहेगी कि किसी न किसी तरीके से इस बात को डिनाई किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार मैंने देखा है कि हर एक स्टेप ये इनका बाउंस बैक कर रहा है। सॉरी, जैसे इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए को या बीजेपी को एक क्लैरिटी या मतलब वो जो मिस्टिफाई था वो डीमिस्टिफाई नहीं कर पाया। जो पूरा एसआईआर का जो मामला था उसको ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको डीमिस्टिफाई नहीं कर पाया। रादर बहुत सारे कंफ्यूजन रह गए, बहुत सारे मीडिया मैन के जो सवाल थे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, जो जेन्युइन क्वेश्चंस थे, उसका जवाब नहीं दिया गया। हमको तो लगता है कि वो ठाकुरता, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
प्रांजल गुहा ठाकुर था, उन्होंने जो एक सवाल किया था, हाँ, उसका सवाल जवाब तो ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका सवाल ज्ञानेश कुमार, तो इससे लगता है कि बीजेपी को ये एक्सरसाइज उतना फ्रूटफुल एक्सरसाइज बीजेपी का अगर अगर ये मान के चलें कि इलेक्शन कमीशन उस अपने तरफ से नहीं, बीजेपी ने करके कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई कीजिए, तो ये अगेन ये बीजेपी की जगह था। अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद भी किया टू क्लैरिफाई, तो वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, रादर एक परेशानी लोग समझने लगे थे बकवास, इसके पास कोई आंसर नहीं है लोगों का। तो ये एक एज, इधर से अपोजिशन को ही एक एज मिल गया इससे कि नहीं, अब इलेक्शन कमीशन तो बेकार है, राहुल गांधी जो कह रहा है वो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, वोट चोरी की सच्चाई हो, जो नहीं भी सोच रहे थे वो सोचने लगे हैं। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है वोट चोरी में सच्चाई हो। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं। कुछ देर पहले मैंने आप कहीं कहा किसी को कि तेजस्वी यादव का जो पीडीएफ इशू हुआ, या कई ऐसे पीडीएफ आए, एक घर में 107 नंबर में सारे लोग हैं, जो तेजस्वी यादव का जो इलेक्शन कमीशन का जो पीडीएफ आया कि यही इनका जेन्युइन है, और इपिक जो इनका देखिए, इनका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो जेन्युइन है। तो उसमें जितने और नाम थे सबका घर था 107, ऑलमोस्ट 99% का घर 107 था। कि ये कहाँ था? ये इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करना चाहिए बिफोर इशूइंग दिस। उनको तो इश्यू करने से पहले क्लैरिफाई करना चाहिए कि नहीं ये गलत है, या उनको करेक्ट करना चाहिए था। तो लगता तो है कि ये गलत हो रहा है, लोगों के सामने भी दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मुद्दे को, जो राहुल गांधी का जो आरोप है, उसको और जस्टिफाई करता हुआ हमको सब दिख रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स गेन नहीं किया है। हम जो कह रहे हैं कि एनडीए, आपने पूछा था कि एनडीए को क्या करना है या एनडीए किस तरीके से इसको ले रही है। एनडीए कंप्लीटली डिफेंसिव है। उनको इस मुद्दे पे लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, असमंजस की स्थिति में सारे एनडीए। और इस बीच में हमारे जनसुराज के प्रशांत किशोर जो अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, बिहार के मिनिस्टर्स पे, उनके पर जो करप्शन का आरोप जो लगा रहे हैं, अब फिर हमको लगता है कि एक दो दिन में और किसी वरिष्ठ मंत्री पे उनका आरोप आएगा, ये इनके डिपार्टमेंट में इतने इतने की चोरी हुई। वो ऑलरेडी मंगल पांडे जी पे वो आरोप लगा चुके हैं। वो ऑलरेडी स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के दिलीप मंडल पे आरोप लगा चुके हैं, जिसका इन लोगों ने अभी तक कोई क्लैरिटी से कोई जवाब नहीं दिया है। तो वो डेफिनेटली एनडीए और स्पेशली बीजेपी डिफेंसिव पे है। और नीतीश कुमार जी का जो चारों तरफ का जो एक, जिसको आप कहिए कोटरी है, क्लिक है, वो जो काम कर रहा है, वैसे नीतीश कुमार जी ने इस बीच में लेकिन आपने नीतीश कुमार का नाम लिया। नीतीश कुमार हमेशा सरप्राइजेस देते हैं। इस बार क्या पलटू राम जिनको उनको कहा जाता था, इस बार पलटने के उनके कितने चांसेस लग रहे हैं कि अभी आप तक नहीं तो बोलते? लगता नहीं है कि अभी तक होता है, लेकिन अभी बहुत सारा समय है। गंगा का पानी अगर बाढ़ का निकल जाएगा तो भी बहुत सारा पानी बहेगा बिहार के पॉलिटिक्स में, तो देखा जा सकता है। डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगता नहीं है, आज के दिनों तक लगता नहीं है, क्योंकि इस बीच में नीतीश जी ने कुछ कुछ घोषणाएं की है। ही हैज मेड सेवरल अनाउंसमेंट्स। उन्होंने मानदेय बढ़ाया, उन्होंने कुछ कमीशन का मेंबर्स बनाया, उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए पैसे बढ़ाए, एमडीएम ये जो स्कूल का मील के लिए उन्होंने रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। तो नीतीश कुमार कुछ कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, जिसको हम लोग फ्री बीज कहते हैं, वो बांटना शुरू कर दिया है। हमको लगता है अगले कुछ दिनों में कुछ और आने वाला है। तो नीतीश कुमार अपने तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा जो इमेज है, जो हमारा इंप्रेशन है, वो बना हुआ रहे। लेकिन बीजेपी काफी डिफेंसिव पे है। तो इस तरीके से ये सब जो फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं, ये लगता है कि आप डिफेंसिव पे, क्योंकि फ्रीबीज नीतीश कुमार नहीं अनाउंस करते थे। आप देखिए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं बिजली दूंगा, मैं सब्सिडी दूंगा, ज्यादा सब्सिडी दूंगा, लेकिन मैं फ्री नहीं करूंगा। ये उनका स्टेटेड स्टैंड रहा बिहार विधानसभा में। लेकिन उसके बावजूद इस कंडीशन में आज के दिनों में, आज से पिछले एक महीने में उन्होंने कई फ्रीबीज अनाउंस किए हैं, और 125 यूनिट को उन्होंने फ्री भी कर दिया है। तो ये लगता है कि एनडीए इसमें डिफेंसिव पे डेफिनेटली। अब मैं अंत में फैजान जी से सवाल करूंगी कि अब जो ये यात्रा खत्म होगी 30 तारीख को, और 1 तारीख को बड़ी पटना में जो रैली है, इस यात्रा के खत्म होते होते क्या बिहार की जनता इस बात पर
फैसला ले लेगी कि आखिर इसको वोट किस पार्टी को जिताना है, इंडिया ब्लॉक को या एनडीए को? ऐसा लग रहा है कि जनता शायद ये फैसला ले ले तब तक कि हमें किस तरफ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अभी आपने कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो घुसपैठ का जो की बात जो उठाई है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लगता है कि अब ये घुसपैठ का ही मामला को कुछ आगे बढ़ाया जाए, इसी को इलेक्शन इश्यू बनाया जाए, क्योंकि घुसपैठ में कम्युनल एलिमेंट भी है। और ये बीजेपी घुसपैठ के मामले में कोई आज पहली मर्तबा नहीं बोली है, कम से कम पिछले 30 सालों से, या मैं कहूँ कि जब से मैंने करियर स्टार्ट किया शायद तब से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी या जनसंघ ये घुसपैठ का मामला खासतौर से सीमांचल के एरिया में, वो कहते थे कि साहब बांग्लादेश से और कहाँ-कहाँ से है, और अब तो भूटान और कहाँ वो भी ये बोलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि घुसपैठ बीजेपी का एक बड़ा इलेक्शन इश्यू होगा। इसमें वो कितना इलेक्शन इश्यू बन पाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो तय है कि इलेक्शन का मुद्दा, वोट वोट का मुद्दा, वोट अधिकार का जो मुद्दा उठाया है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने, वो तो ज़रूर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि देखिए, अच्छा देखिए, बहुत से ऐसे भी इश्यू बनाने की कोशिश की गई है इलेक्शन में, लेकिन वो बन नहीं पाया। करप्शन करप्शन को बहुत बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश अपोजिशन ने की, लेकिन क्या हुआ? लालू यादव 1997 में जेल गए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 2000 में तो फिर वही पार्टी जीत के आ गई। इसका मतलब करप्शन इश्यू नहीं बना, इलेक्शन इश्यू नहीं बना, क्योंकि लोगों को लगता है कि करप्शन वगैरह ठीक है, वो हाई प्रोफाइल लोग करप्शन करते हैं, उसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है, वो ये लोग नहीं सोचते। लेकिन वो ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर मेरा वोट का अधिकार छिन गया, अगर हमको वोटिंग राइट हमारा नहीं रहा, हमको वोट नहीं देने दिया गया, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हमें इसके खिलाफ लड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अकेला इश्यू बनने जा रहा है वोटर अधिकार। वोटर अधिकार या वोट चोरी का जो एलिगेशन लगाया गया है, वो एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव में भी एक बड़ा इश्यू बन के उभरेगा। चलिए, तो देखेंगे जैसे-जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है और उसके बाद भी चुनाव की घोषणा होगी और पूरा जब प्रचार शुरू होता है तो कैसे चीज़ें होंगी, क्या-क्या इश्यूज़ होंगे। इस समय फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बिहार में वोट चोरी का ही मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है और अभी फ़िलहाल आज के दिन इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, इन टर्म्स ऑफ क्राउड पुल। लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? उस पर अभी भी एक सवाल बना हुआ है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अशोक जी, फैज़ान जी, शुक्रिया थैंक अनिल, शुक्रिया।